हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं लेकर आई हूं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजिंग। ये आज इसका वन शॉट वीडियो है क्योंकि अब आपके एग्जाम बहुत नियर हैं, बड़े बड़े वीडियोस देखने का आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपके लिए वन शॉट वीडियोस लेकर आई हूं जिसमें छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको ये भी नहीं लगेगा कि फटाफट समझा दिया, लेकिन ये भी नहीं लगेगा कि धीरे से समझाया। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहना, लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी मत भूलना। यदि इसके प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं किस चीज के साथ? ऑर्गेनाइजिंग के साथ और उसकी डेफिनेशन के साथ। तो देखो क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग। सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो देखो, ऑर्गेनाइजिंग is a process of identifying, grouping of the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship from the purpose of enabling people work most effectively and efficiently। ये तो डेफिनेशन है जो सिर के ऊपर से चली गई। तो देखो, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि हम सबसे पहले तो क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करना ही सब कुछ होता है। प्लानिंग करने से हमारी सब चीज़ें वेल हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग करने के बाद हमें चीज़ों की ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है। उनकी ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है कि हमने जो चीज़ों की प्लानिंग करी है उन्हें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करके। ऐसा नहीं है हमने सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, उसे अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग यही बताती है कि आप सबसे पहले तो चीज़ों को पहचानो, उसके बाद उन्हें परफॉर्म करने की तैयारी करो। जब आप उन्हें परफॉर्म करो तो उन्हें डेलीगेट करो। किसको? अपने एम्प्लॉयज़ को। कितना ही एजुकेटेड पीपल क्यों ना हो, कितना ही एजुकेटेड पर्सन क्यों ना हो, उसके पास कितना ही नॉलेज हो, पर वो अकेले कोई काम नहीं कर सकता। उसे अपना काम दूसरों से कराना ही पड़ता है। तो जब हम दूसरों से काम कराते हैं तब वो काम क्या कहता है? डेलीगेट करके काम करना, मतलब उनको डेलीगेट करना। तो यहाँ पर काम कैसे दूसरों को जाता है? सबसे पहले तो स्किलफुल पीपल को ढूंढा जाता है, उनके बीच इंटर रिलेशनशिप दिया जाता है। यहाँ पर उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको ड्यूटीज़ असाइन की जाती है। एक छोटा सा यदि मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे एक मार्केटिंग टीम है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी है। जैसे मार्केट में उसका जो काम है उसके लिए उसने लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी है। तो उसने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की है उसमें जो रिसर्च एरिया है उसका काम किसी और को दे दिया, जो एडवर्टाइजमेंट का एरिया है वो काम उसने किसी और को दे दिया, जो सेल्स का काम है वो काम उसने किसी और को दे दिया। तो जब हम काम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग उनकी कर देते हैं, तो उसे ही ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। तो प्लानिंग के बाद जो सेकंड मैनेजरियल इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब आगे समझते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। देखो, ऑर्गेनाइजिंग करने की भी प्रोसेस होती है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कि आपको काम को पहचानना है और उस हिसाब से काम का डिवीजन करना है। अब इसको कैसे समझेंगे आप? यदि हम इसको समझें कि जैसे मेरे घर में कोई पार्टी है, अब मैं क्या करूंगी? पहले तो ये देखूंगी कि काम क्या क्या है और उस काम के अकॉर्डिंग मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें मैं वो काम डिवाइड कर दूंगी कि तुम्हें मेरा ड्राइंग रूम सही करना है, दूसरे से बोलूंगी कि तुम्हें मुझे किचन में हेल्प करना है, तीसरे से बोलूंगी तुम्हें मार्केट से सामान लेकर आना है। तो यही चीज़ क्या होती है? ऑर्गेनाइजिंग होती है। क्योंकि प्लानिंग तो मैंने कर ली थी कि मैं पार्टी दूंगी, लेकिन यदि मैं उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करूंगी तो वो प्लानिंग मेरी फेल हो जाएगी। तो बस वही चीज़ बोली गई है कि पहले आइडेंटिफाई करना और डिवीजन करना। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी होना है कि आपको पहले छोटे छोटे भागों में डिवीजन करना रहता है। किसका? काम का। ठीक है, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन। एक बार काम डिवाइड हो गया छोटे छोटे पार्ट्स में, उसके बाद उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है। अब ये काम कैसा होता है? देखो, इसमें क्या होता है ना कि हम एक बिजनेस चला रहे हैं। वो बिजनेस पूरा मेरे, जहाँ मैं जिस स्टेट में रहती हूँ, पूरे स्टेट में वो मार्केट मेरा फैला हुआ है। अब पूरा जो मेरा स्टेट है उसमें मार्केट में मेरा काम होता है, लेकिन इतने सारे उसमें डिवीज़न हैं,
नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, उन साइट्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना लूँगी। एक डिपार्टमेंट बनाऊँगी जो सिर्फ नॉर्थ साइड के जितने भी मेरे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उधर देखेगा, एक साउथ में, एक वेस्ट में, एक ईस्ट में। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। देखो ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को उनकी ड्यूटीज़ पता हों। आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग की तो बात कर ली, लेकिन आपके एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ ही नहीं पता है कि उन्हें यही नहीं पता है कि कौन सा काम किसे करना है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग में कि असाइन किया जाए ड्यूटीज़ को। एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ पर देखो सिर्फ काम को अलॉट करना ही इनफ नहीं होता, हर इंडिविजुअल को यह पता होना चाहिए कि whom he is accountable, किसके लिए वो अकाउंटेबल है। मैं हूँ, मैंने किसी को काम दिया है तो वो सामने वाला मेरे लिए अकाउंटेबल है, मुझे उसे जवाब देना पड़ेगा कि उसको मुझे जवाब देना पड़ेगा कि उसने ये काम कैसे किया, कब ये काम खत्म हो रहा। तो अकाउंटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आप स्कूल में रहते हैं, आपको आपकी टीचर पढ़ाई के अलावा भी कुछ असाइनमेंट वर्क दे देती है, बोलती है यार तुम बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाते हो, तुम ये असाइनमेंट घर से बना के लाना। तो आप क्या हो गए, तुम अकाउंटेबल हो गए तुम्हारी मैडम के लिए, तुम्हें अपनी मैडम की बात को पूरा करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि ले गए और बेकार से कार सा बना के दे दिया, प्रॉपर तरीके से, सुंदर तरीके से। क्यों? क्योंकि तुम मैडम के लिए अकाउंटेबल हो गए। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। अब जो इम्पॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजिंग को इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? क्यों? क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है ना, जो काम दिया जाता है उसका सिस्टमेटिक एलोकेशन होता है। ऐसा नहीं किसी को भी काम कुछ भी दे दिया, जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उसी को वो काम दिया जाता है। इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ये क्या होता है, जो वर्किंग रिलेशनशिप में क्लियरिटी बताता है, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है लोगों के बीच का वो क्लियर होता है। सबको पता होता है कि उन्हें क्या काम करना है और सबको पता होता है कि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल है। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज का यूज़ करके ही तो आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो यहाँ पर हर रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइज यूज़ होता है। यदि आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग नहीं करी तो आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ नहीं होगा, वो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है एडॉप्शन टू चेंज। देखो हम जानते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो एनवायरनमेंट फिक्स है वो फिक्स हो गया। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिससे एनवायरनमेंट में चेंज आता है। तो अब यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजिंग होती है ना वो अडॉप्ट करती है, प्लानिंग कभी अडॉप्ट नहीं करती है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग होती है वो एनवायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट कर लेती है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्या होता है, हर काम क्लियरली डिस्क्राइब किया होता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसी भी तरह का कंफ्यूजन या किसी भी तरह का डुप्लीकेशन को अवॉइड करना चाहता है, इसलिए सभी को काम उनका क्लियर स्पेसिफाई कर दिया जाता है। क्लियर? इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो मेन मोटो होता है, ठीक है, जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है कि उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट अर्न करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मोटो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो इसके लिए क्या करती है, वो एक ऐसी फ्रेमवर्क बनाती है जिसमें जो एंटरप्राइजेस के फंक्शन हैं वो क्या करते हैं, लोगों को सौंप दिए जाते हैं। जो काम है वो लोगों को सौंप दिए जाते हैं और हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन कामों को पूरा करे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की यदि हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो उसमें हर काम हर व्यक्ति को प्रॉपरली सौंप दिया जाता है ताकि वो फर्म के जो गोल हैं उनको अचीव करने में हेल्प करे। ठीक है ना? अब यहाँ पर प्रॉपर जो मेन रिलेशनशिप बताया गया है पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज के बीच बताया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सही तरीके से स्मूथ तरीके से चलाने में हेल्प करे। साथ ही साथ यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। अब इसका यदि हम एक छोटा सा एग्जांपल लें तो जैसे एक मेक माई ट्रिप करके आपने देखा होगा, ऐप होगा, आपको कहीं घूमने जाना होता है तो आप उसी ऐप से बुकिंग करते हैं। तो क्या जो ओनर है या जिसने ऐप बनाया है क्या वही बैठ के सारा काम कर रहा है?
नहीं कर रहा ना, उसने उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जिन्हें फ्लाइट्स की बुकिंग चाहिए उसका अलग अलग पर्सन उसे देख रहा है, जिन्हें ट्रेन्स की बुकिंग चाहिए उससे अलग पर्सन देख रहा है, जिसे रिजर्वेशंस कराना है वो अलग व्यक्ति देख रहा है, जिसको टूर एंड ट्रेवल्स के लिए इंडिया में घूमने जाना है, फॉरेन में घूमने जाना है, तो ये सबके लिए अलग अलग लोग बैठे हैं, सबको पता है किसको क्या काम करना है। तो हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी जॉब के प्रति सजग रहता है, उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है। समझ में आ गया अब आपको कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके दो टाइप होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, यदि कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसको क्लियरली समझना, इसके टाइप भी जरूर समझना। तो देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, grouping of job in a similar nature under function and organizing these major function are separate department create a functional structure। मतलब हमें काम जॉब को ग्रुप में बना देना है और फिर क्या करना है, उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि उसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट बन जाए। ठीक है ना, सेपरेट डिपार्टमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग ये फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है उसका यूज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है अलग से एक डिपार्टमेंट बन जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल दिया है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन वर्क इनटू अ की फंक्शन विल इंक्लूड प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट एंड पर्सनल। जैसे मैंने अभी आपको मेक माई ट्रिप का एग्जांपल दिया, उसी में यदि हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उन्होंने अपना मार्केटिंग का अलग कर रखा है, अकाउंट का अलग कर रखा है, पर्सनल का अलग कर रखा है। इसी तरह यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी तरह के प्रोडक्ट बनाती है तो उसने प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग कर रखा है, परचेज का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, और परचेज डिपार्टमेंट में उन्हीं लोगों को अपॉइंट करता है जो उसमें स्पेशलिस्ट हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट में अकाउंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोगों को अपॉइंट करता है। तो ये सब क्या करते हैं, अकाउंट वाले सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। जो मार्केटिंग वाले हैं वो मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पर इन सब सारी चीज़ों को बताया गया है और फिर इन्हें डिपार्टमेंट को और आगे भी सेक्शन में भी डिवाइड किया गया है। क्लियर हुआ? आई होप मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या कहलाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके बाद आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज द सेपरेट बिजनेस यूनिट ऑफ डिवीजन। जैसे आप देखिए यहाँ पर मेरा जो बिजनेस है, जैसे अभी मैंने मेक माई ट्रिप का एग्जाम्पल दिया, वो पूरे इंडिया में उसका काम होता है, लेकिन मैंने क्या करे हैं, जितने भी मेरे स्टेट है वहाँ के लिए अलग से उनके डिवीज़न बना दी हैं कि महाराष्ट्र के लिए अलग है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग है, मध्य प्रदेश के लिए अलग है, पंजाब के लिए अलग है, ये अलग अलग डिवीज़न बना दिए हैं। अब इन डिवीज़न में भी सब डिवीज़न होंगे, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में भी प्रोडक्शन भी अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगी, फाइनेंस अलग होगा और परचेज अलग होगा। तो पहले क्या हो गया मेरा डिवीज़न स्ट्रक्चर। डिवीज़न स्ट्रक्चर में फिर मेरे ये 3-4 जितने भी हैं मेरे स्टेट के नाम आ जाएंगे कि यहाँ पर यूपी लिख दिया, यहाँ पर एमपी लिख दिया, यहाँ पर महाराष्ट्र लिख दिया, और उसके बाद हर डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स। तो ये क्या कहलाता है, ये मेरा डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर ये होता है कि एक ही आपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट इन्हें अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन डिवीजन स्ट्रक्चर 3 स्टेप में आता है। पहले आपने उस ऑर्गेनाइजेशन की बात लिखी, फिर वो कितने जोन में डिवाइड हुआ है उसको लिखा, और हर जोन में फिर वही चीज़ इंक्लूड हो जाती है। तो ये क्या होता है, डिवीजन स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? अब इसके बाद होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ बात की गई है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वह ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर जो काम होता है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में दिया जाता है उनके एम्प्लॉयज़ को। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज होती हैं जो अथॉरिटीज़ ने सेट की होती हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी, वो सिस्टमेटिक वे में होती है। ठीक है, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी मेन इसीलिए होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। यदि आप इंग्लिश पढ़ते होंगे या आप हिंदी पढ़ते होंगे तो आपने 2 तरह के लेटर्स पढ़े होंगे, फॉर्मल लेटर एंड
एंड इनफॉर्मल लेटर। आप फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको वो लेटर लिखना होता है, जो बात है बस वही बात लिखो। जैसे आपको लीव के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, या नगर निगम में एप्लीकेशन लिखनी है, या किसी ऐसे व्यक्ति को एप्लीकेशन लिखनी है जिससे हमारा कोई पर्सनल टच नहीं है, तो वही चीज़ होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो काम है बस उसी की बात होगी और उसी के बारे में बात की जाएगी। क्लियर। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज क्या है, यहाँ पर सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है और उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो क्लियरली डिफाइन होती है कि मुझे इस व्यक्ति को बताना है इस काम के बारे में, तो ये फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद उनके बीच में जो ड्यूटीज़ होती हैं वो स्पेसिफाइड होती हैं, जिससे कोई भी काम डबल नहीं होता, पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि किसकी क्या ड्यूटी है। यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि पहले से ही स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि सभी लोगों को मिलकर काम करना है। यहाँ पर इफ़ेक्टिव अकम्प्लिशमेंट होता है गोल्स को अचीव करने के लिए, और एम्प्लॉयज़ जानते हैं कि किस तरह से उन्हें उनके गोल को अचीव करना है। यहाँ पर साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उन्हें ये डर नहीं रहता कि हमारे एम्प्लॉय काम पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर काम सिस्टमेटिक वे में होता है, चेन ऑफ कमांड चलती है, जो अथॉरिटी किसको दी जानी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे पूरी करेगा, अकाउंटेबल कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें इसमें दी होती है क्लियरली। यहाँ पर कोई हंसी मजाक नहीं होता, सिर्फ काम होता है। ठीक है, इसलिए इसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज भी बताए गए हैं कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, जो चेन ऑफ कमांड होती है तो वो क्या करती है, डिसीजन मेकिंग में डिले करती है। जैसे किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, सबसे नीचे जो एम्प्लॉय है उसे इंफॉर्मेशन देनी है ये ऊपर वाले एम्प्लॉय को, तो वो कभी भी डायरेक्ट नहीं जा सकता, पहले उसे इसे बताना होगा, फिर वो इसे बताएगा, फिर मतलब यहाँ पर पहले ही क्लियरली डिफाइन है कि किसको किसे क्या बताना है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर टैलेंट की कोई कदर नहीं होती। यदि कोई टैलेंटेड बंदा आके, ये वाला बंदा आके कहता है और अपनी कोई राय देता है, तो उसकी राय को नहीं मानी जाएगी। राय मानी जाएगी सिर्फ जो पहले टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉय ने बताया है वही फॉलो करना होगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप ऑफ एंटरप्राइजेज। यहाँ पर क्या होता है ना, जो रिलेशनशिप है वो कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको समझना, क्योंकि सिर्फ एक से ही बात कर सकता है, वो ऊपर वाले को पहचानता भी नहीं है। क्लियर। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये वैसी ही है जैसा कि हम इंग्लिश में या हिंदी में लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर। मतलब हम यदि हमारे ग्रैंड पेरेंट को लेटर लिख रहे हैं, या हम किसी ऐसे व्यक्ति के से बात कर रहे हैं जो हमारा फ्रेंड है, तो उसे हम कैसे पूछ लेते हैं, कुछ भी बातें करने लगते हैं, वैसा ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की इससे अलग होती है। यहाँ पर कोई भी किसी से इंटरेक्शन कर सकता है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पर किसी भी काम के लिए उन्हें फोर्स नहीं किया जाता, इंजॉय करके वो काम करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होता है फ्रेंडशिप को ध्यान दिया जाता है कि सोशली वो लोग एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हों। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लोग एक दूसरे के साथ हंस मिल के काम करते हैं, कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, वो काम तो करते हैं लेकिन अच्छे माहौल में काम करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा आपकी कोई टीचर होती है क्लास में, तो कोई टीचर तो बहुत फॉर्मल होती है, आती हैं, आके पढ़ाती हैं और चली जाती हैं, उसके अलावा एक भी बात नहीं करती वो दूसरी। लेकिन कुछ टीचर्स होती हैं वो इनफॉर्मल बिहेवियर रखती हैं, आती हैं, हंसी मजाक करती हैं, घर की बातें बताती हैं और फिर आपको पढ़ाती हैं, तो वो आपको अच्छा भी लगता है, तो पर आपके लिए वो बुरा भी होता है क्योंकि आप पढ़ाई को इग्नोर करते हैं। तो दोनों ही चीज़ों के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। एडवांटेज यहाँ पर क्या होता है, देखो कम्युनिकेशन इजी होता है, यदि नीचे वाला एम्प्लॉय ऊपर वाले एम्प्लॉय को डायरेक्ट जाकर बात कर सकता है, या इसके हेल्प से क्या होता है, लोगों की जो सोशल नीड है वो पूरी हो जाती है। यदि उन्हें काम से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो डायरेक्ट कह देते हैं कि हमें इस काम से सेटिस्फेक्शन नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को जो अचीव करने के लिए वो अपनी राय भी दे सकते हैं, बता भी सकते हैं कि यहाँ गलती हो रही है और इसे हमें पूरा करना है। क्लियर। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोग साथ में बैठते हैं तो फालतू के रूमर्स फैलते हैं। उसके बाद क्या होता है, बार बार चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि सब अपनी अपना दिमाग घुसाते हैं और उसमें राय देते हैं, जिससे डिले हो जाता है, ग्रोथ भी रुक जाती है। या तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ग्रुपिज्म बन जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी कभी हार्मफुल भी होता है। क्लियर। चलो, अब इसका जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है,
देखो डेलीगेशन में क्या होता है कि हम जो काम है वो अपने लोअर लेवल के जो एम्प्लॉय हैं उनको डेलीगेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई कितना ही इंटेलिजेंट हो, कितना ही कैपेबल हो, पर वो हर काम खुद नहीं कर सकता, उसे वो काम अपने एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट करना ही पड़ता है। तो डेलीगेशन रिफर टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। सुपीरियर सबॉर्डिनेट को काम देता है। इट इज़ अ प्री रिक्वेस्टिक टू इफिशियंट फंक्शनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इनेबल टू द मैनेजर यूज द टाइम ऑफ हाई प्रायोरिटी एक्टिविटी। अब जैसे मैं हूँ, मैं 5 सब्जेक्ट खुद ही पढ़ा लूँगी तो मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मेरी एनर्जी भी वेस्ट होगी, और मैं यदि इसके साथ 2-3 टीचर और रख लूँगी तो मेरा टाइम भी कम लगेगा, एनर्जी भी सेव होगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपना काम डेलीगेट कर रही हूँ। तो वही चीज़ बताई गई है। यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं, क्योंकि जब उनको काम मिलता है तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी के साथ वो काम को समझते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। क्लियर? तो इसे डेलीगेशन कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है इसमें ये है उसके एलिमेंट, आपसे पूछे जा सकते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में। देखो अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी का मतलब होता है कि आप अपने एम्प्लॉय को काम दे रहे हो। मुझे कोई काम दिया गया है, ये मैं अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूँ। मैं उससे बोल रहा हूँ कि ये मेरा इतना सारा काम है, तुम्हें उसमें से थोड़ा सा काम करना है, ठीक है? तो ये मैंने क्या दे दी, अथॉरिटी दे दी मेरे एम्प्लॉय को। लेकिन ऐसा नहीं है अथॉरिटी देने का मतलब कि मुझे उस काम से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे उस काम को देखना है कि जिस एम्प्लॉय को मैंने काम के लिए अथॉरिटी दी है वो काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मैं हूँ, मैंने मेरे घर में बर्थडे पार्टी रखी है, मैंने बोला है मेरे घर के एक मेंबर से कि जाओ तुम मार्केट से ये सामान लेकर आओ। अब मैं उससे फ़ोन लगा के पूछूंगी भी ना कि भैया तुम कहाँ घूम रहे हो, इतनी देर हो गई, तुम मार्केट से सामान क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि मैंने तो उसे अथॉरिटी दे दी है। पर ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी दे के मैं भूल गई हूँ। तो वही चीज़ है, जब हम किसी को किसी काम के लिए कहते हैं, उसे अथॉरिटी देते हैं, तो वो अथॉरिटी में आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सामने वाला भी खुश होता है, एम्प्लॉय खुश होता है कि मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो अथॉरिटी दी गई है उस अथॉरिटी को आप पूरा करो। तो जब आप उस अथॉरिटी को पूरा करते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद होती है अकाउंटेबिलिटी। अब मैंने मेरे फैमिली मेम्बर से सामान मंगाया, मैंने 10 चीज़ें मंगाई लेकिन वो 6 ही चीज़ें लेकर आया, तो ये वो काम के प्रति अकाउंटेबल नहीं हुआ, उसने वो काम सही तरीके से नहीं किया। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो काम सौंपा गया है उस काम को पूरा करके रिवर्स देना। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा गलत सलत काम करके दे दिया तो वो चीज़ गलत होती है। तो आपका जो एम्प्लॉय है उसे अकाउंटेबल भी होना होता है सुपीरियर के लिए। तो बस वही चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक है। अब वही इंपॉर्टेंस बताई गई है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है, यहाँ पर उनकी ग्रोथ भी होती है। ये एक मैनेजमेंट हायरार्की होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेटर कोऑर्डिनेशन बनता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, आपके सिलेबस में डिसेंट्रलाइजेशन है पर मैं आपको सेंट्रलाइजेशन भी बता दूंगी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? एक्सप्लेन द मैनर इन विच वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडेड अमंग द हायरार्की लेवल। Put simply, decentralization refer to the delegation of authority throughout all level of organization। यहाँ पर decentralization क्या होता है कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय जो अपना सुपीरियर है उसने क्या किया, अपने नीचे के लेवल पर लोगों में काम बांट दिया, ठीक है। जैसे डेलीगेशन होता है ना कि अपने एम्प्लॉयज़ को काम देते हैं, उसने ये सोचा कि नहीं ये इतना सारा काम है मैं अकेले नहीं करूँगा, थोड़ा काम इसे दे दिया, थोड़ा काम इसे दे दिया, सबसे उसने थोड़ा थोड़ा काम करा दिया। तो ये क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी भी लोअर लेवल को दी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए सुपीरियर के पास जाकर पूछना है, कोई डिसीजन लेना है तो भी वो डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये क्या होती है, चेन होती है एक तरह से, कि जो काम सुपीरियर का है वो बाकी के एम्प्लॉयज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा, यदि उसमें उससे कोई चेंज करना होगा तो वो भी कर सकते हैं, उसकी उन्हें फ्री छूट रहती है, ठीक है। अब इसमें डिसेंट्रलाइजेशन, वही चीज़ जो अभी मैंने बताई, डिसेंट्रलाइजेशन की भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीफ टॉप मैनेजमेंट, फैसिलिटेट ग्रोथ, बेटर कंट्रोल। तो इससे क्या होता है,
वही इंपॉर्टेंस है कि आपके जो अपर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनका काम थोड़ा सा कम हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि सेंट्रलाइजेशन क्यों बता रहे हो आप मैम? तो देखो बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अपना काम डेलीगेट करना, और सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि ये जो एम्प्लॉय है इसे सब आता है। इसने बोला मुझे सब आता है, मैं ये सारा का सारा काम अकेले करूंगा, मैं किसी को नहीं दे रहा। गलत वलत कर दिया किसी ने तो यहाँ पर जब आप पूरा काम ऊपर के मैनेजमेंट के हाथों में होता है, यदि वो किसी वजह से काम ज़्यादा है, यदि नीचे के 2 एम्प्लॉय को सौंप भी देता है काम, पर उन्हें डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी नहीं देता है, सिर्फ उनसे बोलता है कि ये काम है, बहुत सारा है, मुझे करना है, लेकिन तुम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, मुझे सही काम करके देना है स्ट्रिक्टली, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है, इसे सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर में पूरा ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया 25 मिनट्स में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए अगले चैप्टर के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।